और ये हो गया मेरा उत्तर पद। पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों को मिलकर जो पद बनता है वो कहलाता है समास या सामासिक पद। क्या कहलाता है? सामासिक पद। इसे आप कह सकते हैं समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद। अब ध्यान से देखिए, पूर्व पद नील, उत्तर पद कमल, दोनों को मिला के क्या बना? नील कमल। क्लियर हो गया? और नील कमल क्या है? सामासिक पद या समस्त पद। तो जो हमारा समास बन के तैयार होता है ना, जो हमारा समास बन के तैयार होता है, या तो आप उसको कहिए सामासिक पद या आप उसे कहिए समस्त पद। हो गया? तो सामासिक पद कितने पदों से मिलके बनता है भाई? पूर्व पद प्लस बराबर सामासिक पद या समस्त पद। जो हमारा सामासिक पद, देखो सामासिक का मतलब होता है जो दोनों पदों से मिलके बना हो, या समस्त का मतलब होता है जितने भी पद हैं उनको मिलाकर एक पद बना दिया गया, जो क्या कहलाएगा? हमारा समस्त पद। और जो समस्त पद होता है या सामासिक पद होता है वही समास होता है। वही क्या होता है? समास होता है। तो अब आप ये भी समझ गए सर, समास बनाने की प्रक्रिया में हमें दो पदों का मिलना आवश्यक है। पहला पद क्या कहलाएगा, दूसरा पद क्या कहलाएगा। यहां तक सभी का क्लियर? अब आगे चलता हूं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम समास बनाते हैं, ये नीलकमल है, कोई मार्कर सही है? मार्कर है भाई? और चलो देखो, जैसे नीलकमल है, कैसा पद है भाई ये? सर ये हो गया मेरा समस्त पद। अब जब मैं समस्त पद को खोलकर अलग अलग करूंगा तो नील प्लस कमल हो जाएगा। अलग कर लीजिए आप भी अपनी कॉपी में, नील प्लस कमल। अब जो नील है प्लस कमल है, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? नील। नीलकमल, नीलकमल क्या कहलाएगा? समस्त पद। और जब मैं दोनों को अलग करूंगा तो ये कहलाएगा समास विग्रह। समास विग्रह। दोनों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। कंप्लीट यहां तक? नील प्लस कमल क्या है? समास विग्रह। दोनों को जोड़ के जो नीलकमल बना वो क्या है? समस्त पद। तो दोनों चीज हो गई। आपको जोड़ना भी आ गया। जब जोड़ते तो समास कहलाता है, जब अलग करते तो समास विग्रह कहलाता है। कंप्लीट? इसके बाद देखिएगा, चलो मैं समास ही बनाता हूं। समास बनता कैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा राजा का पुत्र, तो आपका होगा सर ये तो राजपुत्र होता है। तो ये राजपुत्र क्या है? समस्त पद है। मैंने लिखा घोड़े पर सवार, सर ये हो गया हमारा घुड़सवार। हो गया? मैंने लिखा काठ की पुतली, ये मेरा क्या हो गया? कठपुतली। अब यहाँ तीनों को ध्यान से देखिएगा प्लीज, इन तीनों को पूरे फोकस कीजिएगा। अब एक बात बताओ, राजपुत्र में राज क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? उत्तर पद। दोनों को मिला के ये क्या बन गया? समस्त पद, यानी कि समास। समास समस्त पद, दो पद हैं, साफ अलग अलग देख सकते हो। राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद, सारा का सारा समस्त पद, कुल मिला के समास। लेकिन सर एक बात बताओ, जब मैं समास बना रही थी या बना रहा था घर पर, आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर मुझे एक समस्या आई। समस्या ये थी कि ये राजा का पुत्र है लेकिन यह राजपुत्र हो गया। ये घोड़े पर सवार है, यहाँ घुड़सवार हो गया। और ये काठ की पुतली है, यहाँ क्या हो गई? कठपुतली होगी। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर ये पता नहीं है का कहाँ गया, ना पर के बारे में पता है ना की के बारे में पता है। हमें ये भी नहीं पता ये है क्या, लेकिन ये जरूर पता है यहाँ से गायब हो चुके हैं। दूसरा सर, राजा राज नजर आ रहा है, घोड़े का घुड़ हो गया है, काठ का कट हो गया है। दो चीजों में परिवर्तन होता है समास बनाते समय, जैसा कि स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई दे रहा है। पहला परिवर्तन सर, विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये जो का
पर, की, ये विभक्तियाँ होती हैं। जिस बच्चों को ये भी नहीं पता ना विभक्ति क्या, उसे मैं सिखाऊंगा, पर इस समय मान लो ये क्या होती हैं, विभक्तियाँ होती है, कारक की विभक्ति। सर समास बनाते समय नंबर 1 विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब हो जाती है। कहीं विभक्ति नजर आ रही है? नहीं आ रही। नंबर 2, जब हम समास बनाते हैं सर, राजा को देखिए राज हो गया, यानी कि सर शब्दों में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। एक नया शब्द आया हिंदी में, विकार। 2 नए शब्द सीखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो सर समास बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है, और नंबर 2 समास बनाते समय शब्दों में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। राजा का राज हो गया, शब्दों में थोड़ा परिवर्तन हुआ ना, शब्द में। घोड़े का घुड़ुआ, शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ ना। काठ का कठुआ, शब्द में परिवर्तन हुआ। तो समास बनाते समय 2 चीजें होती है, नंबर 1 विभक्ति का लोप हो जाता है, नंबर 2 शब्दों में विकार आ जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। मिटा दूं? तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये जो हमारे समास हैं, मोहिनी आपसे शुरू करता हूं, स्वागत है आपका। समास किन 2 पदों से मिलकर बनता है? कितने बच्चों का नाम मोहिनी है? समास 2 पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जब दोनों पदों को मैंने मिला दिया तो कौन सा पद बनेगा? समस्त पद को क्या कहते हैं? समास। अलग करूंगा समास। बहुत अच्छे, चले आगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? हम 4 प्रकार के लिखेंगे, 4 से 6 बनाएंगे। नंबर 1 लिखना शुरू कर दीजिए जिसने नहीं लिखा है, अव्यय भाव समास। ठीक है। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। और नंबर 4 बहु व्रीहि समास। द्वंद्व, द्वंद्व होता है ना। तत्पुरुष, अरे माफ चाहूँ, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया ना, कोई भी पूछ ले, भाई ये बताओ अव्यय भाव समास से हम क्या समझते हैं, क्या है अव्यय भाव समास, कैसे पहचानोगे? भरी भीड़ में तुम्हें टकरा गया ये कहीं तुराबनगर, कैसे ढूंढोगे इसे? ये चिल्ला चिल्ला के 2 बात कहेगा। पहली बात तो ये कहेगा कि भाई आपको याद है समास 2 पदों से मिलता था, पूर्व पद और उत्तर पद, है? मैं वो समास हूं जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो क्या कहलाता है? पहली बात क्लियर? तो हमसे कोई भी पूछा आसानी से बता देंगे, सर ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है क्या कहलाता है भाई? अव्यय भाव समास। एक बात, इसका पहला पद प्रधान तो होता ही होता है, एक और खासियत है इसके अंदर, प्रधान होने के साथ साथ अव्यय होता है। अब एक नया वर्ड आया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, अव्यय। अब मैं पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूं इसकी, फिर बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है अव्यय भाव समास से तुम क्या समझते हो, या क्वेश्चन ये अव्यय भाव समास की परिभाषा क्या है, या नॉर्मल सी बात है, घर पे लोग पूछ रहे हैं भाई आप पढ़ के आए हिंदी तो ये बताओ अव्यय भाव समास क्या है। तो आप 2 बात बताएंगे छोटी सी। पहली बात आप कहेंगे सर जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है और उसके साथ साथ अव्यय भी होता है, क्या कहलाता है वो समास? अव्यय भाव समास कहलाता है। अब अव्यय क्या होता है ये सुनो, अव्यय को गौर से देखो, इसका स्ट्रक्चर चेक करो कैसे बना हुआ है। आ प्लस व्यय, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कुछ भी व्यय ना हो क्या कहलाता है? अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी। अव्यय का मतलब क्या हो गया? अविकारी। हमारे पास 2 तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। अब सीख लो कैसे, हिंदी की कुछ चीजें सीख लो।
जैसे मैंने लिखा जाता, सर जाता का तो हमने जाति भी देखा है लिखा हुआ, जाते भी देखा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। मैं लिख दूं एक बार, विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन ना हो वो कहलाते हैं अविकारी। अब सर ये बताइए विकारी कैसे ढूंढेंगे, या इनमें परिवर्तन क्यों हो जाता है, कौन कौन चीज इनमें परिवर्तन कर देती है, यही तो माइंड में चल रहा है ना। परिवर्तन देखो कौन करता है, सबसे पहले देखो लिंग, जेंडर, ठीक है, वचन, कारक, पुरुष और काल। 5 चीज, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, ये सब क्या करते हैं? ये परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जिन शब्दों पे जेंडर का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है इसके अलावा? यानी कि जिन पे लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का प्रभाव पड़ता है, 5 का प्रभाव पड़ता है, किसी एक का भी पड़े वो क्या कहलाते हैं? विकार। जैसे देखो लड़का है तो जाता है, लड़की है तो जाती है, यानी कि जेंडर इस शब्द को चेंज करने की हिम्मत रखता है, तो ये क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। और जिस शब्द पे जेंडर का कोई फर्क ही ना पड़े वो क्या कहलाएगा? अविकारी। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं, दिन भर, एक शब्द है दिन भर। अब मुझे बताओ ये अविकारी है विकारी है? वह दिन भर रोता रहा, वह भी दिन भर रोती रही, और हम भी दिन भर रोते रहे। अब आप तीनों बातों को देखो, दिन भर पे कोई फर्क पड़ा? लड़का होने के कारण। शारंग ने कहा थे इतने दिन? कहाँ हो गया? कुछ लाए हो ज्वाइनिंग की खुशी में? क्या पूछा? डेमो में क्या पूछते हैं? मुझे तो नहीं रखेंगे, मुझे तो निकाल देंगे, नहीं तो मैं आता ही नहीं। और कोई है जो डीपीएस में पढ़ा रहा है? कोई आप में से? ऐसे उठा दिया करो हाथ, नहीं पढ़ा रहा। ध्यान से सुनो, एनसीएफ 2005 में बताऊंगा कि आप जीडी गोयन का है, डीपीएस है, किसी भी स्कूल के पास जाके 5 क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर वो 5 का जवाब दे दे तो समझो ठीक है, नहीं तो चाहे आप उसे कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि जवाब दे पाएंगे, बड़े कॉलेज हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन एनसीएफ 2005 ऐसे मान लो एजुकेशन की गीता है। गीता 180 पेजेस का लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था, प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने तैयार कराया था ड्राफ्ट। उसके अंदर की वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने यूट्यूब पर नहीं पढ़ी होंगी, बहुत बारीकियाँ बताऊंगा, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। दूसरी बात आपको बता दूँ, उसके हिसाब से देख लेना कि वास्तव में एनसीएफ के हिसाब से लोग पढ़ाते हैं या एनसीएफ के हिसाब से लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि सर जैसा एनसीएफ में लिखा है ना, ऐसे तो भारतवर्ष के 70 या 80% स्कूल्स कॉलेजेस पढ़ा ही नहीं रहे हैं जैसा उसमें लिखा हुआ है। उसकी जो टाइटल है ना वो तो ये है, एजुकेशन या लर्निंग विदाउट बर्डन। उसमें लिखा हुआ, पहुँचा देना, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, ज्ञान बिना बोझ के। और यहाँ कितना बोझ है, पहली क्लास में कितना बोझा लाद दिया जाता है। कह रहे एनसीएफ पे बातें करेंगे। विकारी अविकारी में अंतर आ गया? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। जो इन 5 से प्रभावित हो जाए विकारी, और जिसका ये 5 कुछ ना बिगाड़ सके अविकारी। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, अव्यय भाव समास जो बना होता है, जब वो बन जाए ना, बने हुए समास का पहला पद देखना बड़े गौर से। उसका पहला पद ऐसा होगा जिस पे इन 5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया क्लियर? परिभाषा क्लियर? अब मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये 5 चीज़ें आपको नज़र आ जाए ना पहले पद में, तो समझ लेना वो अव्ययी भाव समास है। क्या है बताना कोई? हाँ, पहचान लिख लो, न्यू स्टूडेंट कोई भी। आपको
ये चीजें मिलेंगी। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द पूर्व पद में लगा मिल जाए, इससे अलावा भी एक दो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी लगा मिल जाए ना, तो आप समझ जाना ये अव्ययी भाव समास है। जैसे मैंने लिखा अनुमान, अनुमान यहां लिख दिया मैंने, तो देखो मिल गया ना अनु, पूर्व पद में अनु जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये अव्ययी भाव समास है। पक्का? जैसे आपको मिला आ जन्म, आ जन्म, तो आपने देखा आ पूर्व पद में आ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा समास है भाई? यहां तक माइंड में क्लियर? जैसे जुड़ा हुआ है भरपेट, भरपेट ऐसा आएगा क्वेश्चन, कैसा आता है? भरपेट शब्द में कौन सा समास है? और ये चार ऑप्शन है, हो गया क्लियर? तो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। बता दोगे आराम से, आसानी से बताया जा सकता है। जिस शब्द, अगर इनमें से कोई एक मिल जाए, कौन सा? यावत पे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है बुक वगैरह में यावत से जुड़ा हुआ। मैंने देखा भी, पिछली बार बच्चों ने पूछा, तो उससे पिछले साल भी यूपीएसआई में तो अक्सर पूछते हैं, पर यावत से जुड़े हुए एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं। ऐसे कोई टकराया नहीं कोई एग्जाम्पल। यथा पे बहुत आते हैं, जैसे यथा पे यथाशक्ति। और सुनो, यूपीएसआई के एग्जाम में तो, यूपीएसआई के एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया था, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार समझना पड़ेगा। यथा संभव पूछा जाता है, यथा संभव में कौन सा समास है? बता दोगे आराम से अव्ययी भाव समास है। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा भी पलट गया ना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, यथा संभव का समास विग्रह क्या होगा? तो ऐसे तोड़ दो, यथा पहला संभव तोड़ दिया, यानी कि जहां तक संभव हो। यथा माने इस समय, यथा का मतलब क्या है? जहां तक संभव हो। मैंने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन मैं संभव नहीं रोक पाया उसको। हर संभव प्रयास, समझ गए? पक्का? अब एक बात सुनो, ये लाइनें लिख ली, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिदिन, हो गया माइंड में क्लियर? मैं लिस्ट भी लिखवा दूंगा आपको, लिस्ट दे दूंगा एक। इसके अलावा तत्पुरुष समास में एंट्री कर देते हैं। इसमें भी ऐसे पूछा जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। पहचान बतानी पड़ेगी। क्या पहचान बताओगे? इसकी क्या थी? इसका पहला पद प्रधान था, ये दूसरे नंबर पर है, तो इसका दूसरा प्रधान होता है। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। सर ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष। लेकिन एक और पहचान है, जब इसका समास विग्रह करते हैं ना, तो इसमें बीच में विभक्ति नजर आएगी। यानी कि सर ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर विभक्ति नजर आती है क्या कहलाता है? हो गया? तो तत्पुरुष समास के बारे में अगर मैं अलग से बताना शुरू करूं, तो दो पहचान बताओ मुझे। सर पहली पहचान, उत्तर पद प्रधान होता है। और भाई मेरे दूसरी पहचान, सर उत्तर पद तो प्रधान है, लेकिन एक और पहचान है, जब हम बने हुए समास को अलग अलग तोड़ते हैं तो बीच में क्या मिलती है? विभक्ति मिलती है। बोल के देखें एक। अच्छा, इसकी तो पता है ना पहचान क्या है? जब तक इसको तोड़ोगे नहीं ना, अलग अलग नहीं करोगे, जब तक दो हिस्सों में अलग अलग नहीं बांटोगे, तब तक शालिनी आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे। जैसे राजपुत्र है, तोड़ो अलग अलग, अब पता चल गया कहाँ आ गया ना, तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला को आ गया, अब पता चल गया। रथ चालक, अब पता चल गया।
आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया, अब पता चल गया। यानी कि जैसे मैं इसको अलग अलग करूंगा, दोस्तों में अलग अलग तोड़ूंगा, तो बीच में हमेशा विभक्ति इंतजार कर रही होगी और विभक्ति से तुरंत पता चल जाएगा यहां इसमें कौन सा समास है। चेक करें, दोनों पहचान हो गई। नंबर 1 उत्तर पद प्रधान होता है, नंबर 2 समास विग्रह करने पर विभक्ति दिखाई देती है, या बीच में विभक्ति आती है। ठीक है ना, पक्का? आगे चलें, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मिटा दो भाई इसे। देखिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखो राजपुत्र, अभी पहले भी लिखा था। अब राजपुत्र में आपसे कोई पूछे कौन सा समास है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, इसके कोई पता ही नहीं चला, देखने से पता ही नहीं चलता। सर जब तक इसका विग्रह नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं लगेगा। अलग अलग खोल दो। राज का पूरा शब्द क्या हो गया? राजा का पुत्र। देखो का विभक्ति आ गई, विभक्ति से हो गया क्लियर। इसलिए पूछा भी जाता है वह कौन सा समास है जिसे विभक्ति समास भी कहा जाता है। तो विभक्ति तो इसी में नजर आती है ना आपको, तो क्या कहा जाता है इसको? तत्पुरुष समास। पुत्र महत्वपूर्ण है इसमें। नहीं, आपको ये देखना होता है सारा भार किस पे टिका हुआ है। जैसे अभी आपको एक और समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम लिखो, आप बीती, स्वयं पर बीती या आप पर बीती, है ना? आप पर बीती, ये इसका प्रधान पद है। प्रधान पद का मतलब होता है जिस पे सारी जिम्मेदारी हो, जिससे पूरा अर्थ जुड़ा हो, जो मेन पावर रखता हो, जिसका चारों तरफ अर्थ घूमता हो। जैसे यहां पुत्र का, राजपुत्र है, राजपुत्र है तो पुत्र तो महत्वपूर्ण है भाई। हम राजपुत्र कह के किसको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, किसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? भाई ये राजपुत्र है, तो ये राजा का पुत्र है, तो महत्वपूर्ण दोनों में क्या है? पुत्र। वस्तु क्या है सामने? पुत्र। हो गया अब क्लियर? बस सीधी सी बात है, जिस शब्द के बिना कंप्लीशन ना हो, वही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा साधारण भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, 3 इडियट की तरह। मशीन क्या जो किसी काम को आसान बनाए। हो गया, आगे चलें। इसके बाद देखो एक और कोई एग्जाम्पल दो। चलो कोई एग्जाम्पल देना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ रसोई घर, रसोई घर में मात्रा कौन सी चढ़ेगी? चढ़ेगी? मैं पहले ऐसा हिंदी का टीचर हूँ जो मात्रा नहीं चढ़ा पाता। रसोई घर, देखो अंतर होता है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का लंदन यूनिवर्सिटी से MBA करके लौटा, उसका रिश्ता एक लड़की से करा दिया। उसके क्या तो अब मतलब लड़के का रिश्ता तो लड़की की तरफ से क्या होता है? वह जिसका नहीं हो उसे क्या पता। बताओ क्या होता है? लड़की की तरफ से क्या होता है? अगर उधर से रिश्ता हो रहा है, इधर से भी तो कुछ होता होगा। एक तरफ से होता है जो कुछ होता है। अब लड़की को जब वो देखने आए तो 10 मिनट दोनों को अलग बैठा दिया गया, जैसे आमतौर पे बैठाते हैं। उनका मैं तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे स्टेटस के हिसाब से है या नहीं है। उसने आते ही ना पूछा कि बताओ जो भारत में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, आर्थिक मंदी आई, इसके विशेष कारण क्या थे? लड़के ने कहा मुझे तो नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप एक तरीका बताइए, ये जो नोटबंदी हुई इसने देश के किन पहलुओं को छुआ? अब ये कोई पूछे IAS का इंटरव्यू ले रहा है, लड़की से शादी करे। फिर पूछा अच्छा एक बात बताइए कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रगति है और अगर उसकी तुलना चीन से की जाए तो हम अपने आप को कहाँ ठहरा हुआ पाते हैं? मतलब अपना बौद्धिक स्तर दिखा रहा था, इंटेलेक्चुअलिटी। लड़की ने कहा जी मैं तो नहीं जानती। कि नहीं जानती? 2-4 मिनट रुका, बोला मेरे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोला ठीक है तो हम चलते हैं
तुम्हें तो मतलब अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। चल दिया लड़किन का रुख। लड़की तुम्हें पता फ्लो में आ जाती है जब अपनी बात पलट बोला जी बैठ। लड़की ने सोचा जब भी जा रहा है जब भी जा रहा है। लड़की ने कहा अगर तुम्हारे घर 5 आदमी आए हो और 10 मिनट में खाना तैयार करना है तो कितने आलू कटेंगे? लड़का चुप। अच्छा दूसरी बात बता, तुमने देखा है अपनी माँ को देखा है जब तुम घर गए होगे लंदन से एमबीए करके, तुम रसोई में माँ के पैर छूओगे तो माँ से बात कर रहे हो, अगर माँ तुमसे बात कर रही होंगी और बात करते करते ना बनती हुई सब्जी में ऐसे उठा के हल्दी डाल दी होगी, और जब तुमने टेस्ट किया होगा ना हल्दी ना जीभ पे चढ़ी होगी ना उतरी होगी, बैलेंस हल्दी डाल दी तुम्हारी तरफ देखते हुए। तुम बताओ इसमें कौन सा साइंस लगाया माँ ने? उन्होंने कहा तेरा काम है वो तू बेहतर ढंग से कर। आर्थिक स्थिति चीन से तुलना करने से कढ़ी नहीं बनेगी। कढ़ी तभी बनेगी जब वहाँ क्या घोटा लगेगा। आप देखो तो समझ गए ना। रसोई घर में अगर मैं दोनों को अलग अलग करूँ तो बताना क्या होगा? रसोई का घर या रसोई के लिए घर? यहाँ मर जाओगे तुम। रसोई के लिए घर या रसोई का घर? एक मिनट। गौशाला, गौशाला लिखते बीजेपी की याद आ जाती है। गौशाला गऊ के लिए शाला या गऊ की शाला? अब एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा गौ या गऊ लिख देता हूँ, चलो गऊ माता ही लिख देता हूँ। गऊ के लिए शाला। अब यहाँ गौर से देखो, सर यहाँ का आ रहा है, सर यहाँ के लिए आ रहा है, सर यहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बीती बताई थी वहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ तो अलग अलग विभक्ति आ रही है, कहीं का है, कहीं के लिए है, कहीं पर है। तो क्या सभी में तत्पुरुष है या तत्पुरुष के अंदर भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी? तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष भी 6 प्रकार के होते हैं और याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा। मतलब इससे आसान कोई है ही नहीं। इसको देखो ढूंढना बहुत आसान है। अलग तोड़ दो, जिसमें विभक्ति आ जाए वो कौन सा समास होता है? आपने कारक पढ़े हैं कभी? कारक बताना, कारक कौन कौन से होते हैं? एक मिनट। मैं लिख तो लूं कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह। अब देखना। अच्छा मैं जिससे पूछूं वो बताना। चलो बोलो सभी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण ऐसे लिखा जाएगा? करण, करण से संप्रदान के लिए। अच्छा जब ये वीडियो लोग देख रहे होंगे तो लगे पता नहीं चलेगा कौन किसको पढ़ा रहा था। संप्रदान के लिए अपादान से क्या? अब देखो अपादान में भी से आ रहा है, यहाँ भी से, इस पे बाद में बातें करेंगे। आगे अधिकरण पहला आएगा संबंध, संबंध पहला आएगा, अधिकरण संबंध पहले आएगा। संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। अब प्लीज देखिएगा, देखो सुनो, आप ध्यान से देखो। ये कारक होते हैं। कारक क्या होता है? जब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। जैसे राम स्कूल जाता है, राम ने मुझे मारा, तो जिसके पीछे ने जुड़ा हुआ है ना, राम ने मुझे मारा, राम ने तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम ने रावण को तो रावण क्या हो गया? कर्म। अब इनमें से जब आप समास पढ़ेंगे तो समास पढ़ते समय कमाल की चीज देखेंगे, आपको ये भी नजर नहीं आएगा और ये भी नजर नहीं आएगा। ये विभक्तियां नजर आएंगी, कहीं ने आएगी, कहीं को आएगी, कहीं से आएगी, कहीं के लिए से।
का, की, के, में, पर ये नजर आएंगी। और सुनो, इसमें भी एक करण के साथ से है और एक अपादान के साथ से है। और जो करण के साथ से है ये जोड़ने के लिए है और ये अलग करने के लिए है। कोई एग्जांपल देगा बच्चा? नहीं, जैसे मैंने कहा धनहीन, अलग अलग तोड़ दो। धन से यानी धन अलग हो गया, वो धन से दूर हो गया, तभी तो हीन हो गया। तो कौन सा कारक होगा? अपादान या करण? अपादान, अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग हट गया, क्या हो गया? अपादान। इसका कोई एग्जांपल करण का? राम ने रावण को बाण से मारा या बाण से मारा। अब बाण से मारा, इसमें से कौन सा कारक है? लिखना जरा, मैं 2-4 एग्जांपल बोल देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा लिख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा। अब से तो आ रहा है, अपादान है या करण है? करण है या अपादान है? करण है ना, पक्का? क्योंकि मन से चाहना जुड़ा हुआ है, भयाकुल। अच्छा मैं मिटा के लिखता हूं, जैसे यहां लिखा है मन चाहा, अलग कर दो, मन से चाहा। तो ये से जो आ रहा है कौन सा कारक है? करण। अच्छा एक बात बताओ, मन चाहा में कौन सा समास है? कैसे पता चला? सर जैसे अलग किया, बीच में विभक्ति नजर आ गई, अलग करते अगर विभक्ति नजर आ जाए तो कौन सा समास है? तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन सा तत्पुरुष है? सर ये इस समय करण तत्पुरुष है। तत्पुरुष के अंदर भी एंट्री करेंगे तो कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष है। शैली आप बताइए, अगर आपसे तत्पुरुष के बारे में पूछा जाए तो कितनी बातें आप जानती हैं? अगर मैं पूछूं तो शैली बताएंगे भाई करण तत्पुरुष क्या है? नहीं, करण तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष समास के बारे में बताइए। हाँ सर, तत्पुरुष समास वह समास है जिसका द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है और साथ के साथ समास विग्रह करने पर विभक्ति पाई जाती है। वो क्या होता है? हाँ, यह कारक चिन्ह पाया जाता है। विभक्ति बोल दो उसी को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। आप विभक्ति ना बोल के कारक चिन्ह भी, ऐसा भी पूछ सकता है, निम्न में से वह कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह पाया जाता है? ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्न में से वह कौन सा समास है जिसके 6 भाग होते हैं? और वह कौन सा समास है जिसका विग्रह करने के बाद ही पता चल पाएगा? कौन सा है? तत्पुरुष। बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए, पूछे ना पूछे लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा एक बात इसमें से बताइए, शारंगना बताइए, शारंगना आप बताइए। जैसे मैंने कहा कि रेखांकित, एक शब्द है रेखांकित, रेखा से अंकित। अब इसमें अलग होने का एहसास हो रहा है, जुड़ने का? जुड़ने का। रेखा से अंकित कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहा है। किसका एहसास हो रहा है? जुड़ने का। तो अगर ये तत्पुरुष है तो तत्पुरुष के अंदर कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब मुझे आप ऐसे बताएंगे, मैं वो पूछूंगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ की कड़ी नहीं है, वो हाथ के लिए है, तो कौन सा होना चाहिए? सर के लिए कहा आ रहा है संप्रदान में। अच्छा एक और बताइए, जैसे मैंने कहा परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए आया संप्रदान। अच्छा मैंने बोला आपसे पराधीन, पराधीन, चलो मैं लिख देता हूं, मैंने बोल दिया पराधीन। पर के लिए नहीं, पर के अधीन, दूसरे के अधीन।
पर के अधीन, लिख लो इसे सही। पराधीन गलत लिखा है, आप लिखो इसको पराधीन। पर के अधीन, पर माने दूसरा, दूसरे के जब हम अधीन होते हैं, हो गया क्लियर? जब क्या होते थे, जब गुलाम थे, पराधीन ही तो थे, दूसरे के अधीन तो थे हम लोग। यहां तक क्लियर? पर के अधीन, हम लोग किसके अधीन है? दूसरे के अधीन है। अब इसके बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, कौन सा होगा? संबंध। एक और बताना जरा। विद्यासागर, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश में आ रहा है तो कौन सा होगा? अधिकरण। आप बीती, पर आ रहा है। लोकप्रिय, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ में आ रहा है तो कौन सा है? अब से एक एक बच्चे से पूछूंगा, बिल्कुल शांत हो जाइए, एक एक बच्चे से पूछूंगा। एकता, शोकग्रस्त, शोक से। अच्छा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आया शोकग्रस्त में कौन सा समास है तो क्या बताओगे? और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि शोकग्रस्त में समास के अंदर भी कौन सा समास है? समास तो है तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा है? नेक्स्ट पे चलूं। अच्छा, एक बात बताना, ये जो तत्पुरुष समास मैंने अभी पढ़ाया है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक कर्मधारय समास और एक क्या हो गया? द्विगु समास। ये दोनों किसके हिस्से हैं? तत्पुरुष समास से निकले हैं दोनों। कर्मधारय समास भी उसी का हिस्सा है और द्विगु समास भी उसी का हिस्सा है। क्लियर? अच्छा, तो इनकी परिभाषा तो अलग होगी नहीं, क्या होगी? कर्मधारय समास का भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। एक बात बताइए, जब तत्पुरुष का दूसरा है तो इसका भी कौन सा होगा? और इसका भी कौन सा होगा? भाई, जब पिताजी का दूसरा है तो बेटे का कौन सा होगा? ये तो कौन से हैं? हेरिडिटी है, वही जा रहा है। जब इसका उत्तर पद प्रधान है तो इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा और इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन इसमें एक और विशेषता है, कर्मधारय समास में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने हेडिंग डाली कर्मधारय समास, इसके बारे में हम कितनी बातें जानते हैं? नहीं 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 नहीं, पद दूसरा प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाचक तो होता है, पद दूसरा होता है द्विगु का भी। देखिए, हेडिंग डाली आपने कर्मधारय समास, पहला प्रश्न कर्मधारय के बारे में, या अगर आपको किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे? सर, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक हिस्सा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और सर इसके दोनों पदों में, क्योंकि समास के लिए दो पद चाहिए ना, पूर्व पद और उत्तर पद, सर इसके दोनों पदों के मध्य या दोनों पदों के बीच में क्या संबंध होता है बता दूं? सर, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। यहां ध्यान से देखना, सर कर्मधारय समास दो पदों से मिलेगा, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, ये हो गया। इसका उत्तर पद ही प्रधान होता है, हो गया। और इसका जो पहला पद होता है वो होता है विशेषण, और ये होता है विशेष्य। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लिख लीजिए। विशेषण विशेष्य, यानी कि कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एक और संबंध होता है उपमान उपमेय का। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, लिख लो, एक शब्द लिखो, लिखना जरा। एक शब्द लिखो, महादेव। महादेव लिखते हैं, चलो।
जैसे मैंने लिखा महादेव, और हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई महादेव में कौन सा समास है, हमें कैसे पता चलेगा महादेव में कौन? अगर मैंने महादेव लिखा और किसी ने मुझसे पूछ लिया महादेव में कौन सा समास है, हमें कैसे पता चलेगा? सर बहुत आसान है, हमें ये तो पता है कि महादेव के अंदर पूर्व पद कौन सा, उत्तर पद कौन सा है। तो महादेव के अंदर सर ये पहला पद है, ये बाद वाला पद है, तो ये पूर्व पद है, ये इसका उत्तर पद है। और सर ये जो इसका पूर्व पद है ना, महादेव का पूर्व पद, ये देखो गौर से, ये दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसका पहला पद इसके दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेष्य, और जो उसकी विशेषता हो उसे कहते हैं विशेषण। तो देखो सर इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। हो गया क्लियर? पक्का भाई? दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। और दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास है। कंप्लीट? जैसे लिखो नीलकमल, नीलकमल, नील पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है। अब कमल की विशेषता है नीला होना, इसको इस शब्द में कमल कैसा है? नीला। तो कमल क्या हो गया? विशेष्य है, और नील क्या हो गया? विशेषण। सर इसमें भी हमारा विशेषण विशेष्य का संबंध है, यहां भी माइंड में क्लियर हो गया। अधमरा आया हुआ है, एग्जाम आया हुआ है। अध, मैं यहां लिखता हूं अधमरा। सर जो मरा हुआ इंसान है वो आधा मरा हुआ है, यानी कि ये विशेष्य है, ये उसकी विशेषता है। हो गया? कर्मधारय समास की सबसे बड़ी बात ये होती है कि कर्मधारय समास में पूजा, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। वो या तो बनेगा विशेषण विशेष्य से, या बनेगा उपमेय उपमान से। अब मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए, चारों के चारों एग्जाम्पल मैंने किसके दिए? विशेषण और विशेषण। अब मैं पहला एग्जाम्पल ऐसे देने जा रहा हूं जो किसका होगा? लिखो चंद्रमुख, चंद्रमुख लिखते हैं। चलो अब ये जो चंद्रमुख लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सर मुख की विशेषता नहीं है, ये मुख की तुलना की जा रही है। किससे? चांद से मुख की तुलना की जा रही है सर, ये विशेषता नहीं सर, यहाँ तुलना हो रही है। सर जहाँ दूसरे पद की पहले पद से तुलना हो गया क्लियर? वहाँ उपमेय उपमान संबंध होता है सर। लेकिन जहाँ दूसरे पद का पहला पद विशेषता बताए वहाँ कैसा संबंध होता है? विशेषण विशेष्य का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ विशेषता है या यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है? हमें कैसे पता चलेगा? चंद्रमुख में मुख की तुलना हो रही है या विशेषता बताई जा रही है? तुलना हो रही है ना सर। जहाँ तुलना हो वहाँ संबंध होगा उपमेय उपमान का, और जहाँ सर विशेषता बताई जाए सर ऐसे भी पता नहीं चलेगा। कोई ऐसा मंत्र बताओ जो देखते ही पता चल जाए। ऐसा मंत्र भी है मेरे पास, लाया हूं मैं। बताऊं क्या है? दोनों को अलग अलग कर दो, बीज बो दो दोनों के बीच में, कलेश कर दो। कलेश करने में कौन एक्सपर्ट है? कोई नहीं बोलेगा, मैं ही हूं। देखो आप ही हो। कलेश करने के बाद सच्चाई खुल जाती है, सारी चीजें बता देते हैं। लड़ाई होने के बाद आदमी दिए गिफ्ट को भी ऐसे मांगता, भाई मेरे वो घड़ी दे दे। और लड़की जब घड़ी ले रही है ना, वॉच, जब वो लड़की को पता होती है कहाँ से लाया और कितने की है। लड़की ज़्यादा ब्रिलियंट तो कोई होता नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेम के समय में है इसलिए बोलती नहीं है बड़ी अच्छी लाए, अरे कितना अच्छी घड़ी है। लेकिन जब मांगता है ना, जब उसकी असलियत बताती है, पता है कहाँ से लाया तो इसे बता दो कितने की है।
आज के बाद किसी और को मत देना, तेरी शर्म थी, रख भी ली, 15 रुपए की घड़ी लिए घूम रहा है। ऐसे ही जो चंद्रमुख है ना, इसमें भी अलग अलग तोड़ दो, खुल के सामने आ जाएगा। तोड़ दो अलग। अगर तोड़ने के बाद बीच में है जो आया, है जो, तो समझ लो विशेषण विशेष्य का संबंध है। और तोड़ने के बाद दोनों को, तोड़ने का मतलब है समास विग्रह, समास विग्रह करने के बाद दोनों के बीच क्या समझ में आएगा? के समान। तो समझ लो उपमेय उपमान का संबंध है। तोड़ कर देखें, महादेव को तोड़ो, महान है जो देव, हो गया ना क्लियर? महान है जो देव, है जो आ गया ना। अब इसको तोड़िए, चंद्रमुख को, ये कहोगे चंद्र है जो मुख, नहीं, चलो चंद्र है जो मुख तो फिर भी कह सकते हो। चरण कमल हो गया तो कमल है जो चरण, चरण के समान कमल नहीं, कमल के समान चरण, या चरण के समान कमल। अच्छा एक और सुनो सर, एक लास्ट का बात, हमें कैसा पता चलेगा दोनों में उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है? उपमान हमेशा उपमेय से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि चेहरे की तुलना किससे हो रही है? चांद से हो रही है। चांद की तुलना किससे नहीं हो रही है? ऑलरेडी चांद चेहरे से ज़्यादा ऊपर है। तुलना में अपनी किससे करेंगे? अपने से ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले से तुलना करेंगे। जब तुलना करोगे तो आप सोचोगे अपने से बड़े से तुलना करो, जो अपना स्टेटस भी क्या हो, बढ़े, है या नहीं? तो मुख की तुलना किससे हो रही है? चांद से। तो चांद बड़ा है इसकी तुलना में, है या नहीं है? तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा भाई? उपमान, यानी कि जिसकी उपमा दी जाए, जिससे अलंकृत किया जाए, जिससे क्या किया जाए? अलंकृत किया जाए। हो गया क्लियर? और मुख क्या है? उपमेय। और पता कैसे चला सर? अलग कर लिया, 2 मिनट का ही तो काम है, अलग करते ही हमें क्या हो गया? 2 मिनट में पता चल गया। कंप्लीट। एक मैं बोल रहा हूं, बताना। नीलकंठ, अलग अलग तोड़ दो। नीला है जो कंठ, भाई नीला है जो कंठ, क्या हो जाएगा? और अगर मैंने ये कहा कि भाई प्राण प्रिय या प्राण है जो प्रिय है, प्राणों के समान प्यारा, है ना? के समान आ गया, तो किसका संबंध है? आज के लिए इतना है बस, ठीक है।